जी नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी दोस्तों को। भगवान परशुराम जयंती और ईद, ये दो बड़े त्यौहार और एक शुभ दिन अक्षय तृतीया का, इन सभी की शुभकामनाएं सभी दोस्तों को जो सिलेक्शन दरबार और हिंदी भाई अरुण सर दोनों चैनलों से जुड़े हुए हैं। तो तमाम वे बच्चे जो बारी बारी से मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं रोज़ शाम को 8 बजे, उनका आज के दिन बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। और साथ के साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी इन मिक्स क्वेश्चनों में जो 50 क्वेश्चन हम लेके आते हैं सिलेक्शन शक्ति 50-50 सीरीज में, तो ये इसमें क्लास नंबर 7 है। इससे पहले जो 6 क्लास हुई उसमें टॉपिक अलग थे 50 क्वेश्चनों के, और इसमें टॉपिक अलग है। तो हर 5 से 7 क्लास के बाद में आपको क्वेश्चंस की वैरायटी और वो क्वेश्चंस के टॉपिक आपको एकदम डिफरेंट मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि जो भी हमारा सिलेबस है सुपर टेट और इसके साथ साथ टेट DSSB, उसके बाद पुलिस के एग्ज़ाम, टीचिंग नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम, चाहे ग्रामीण विकास अधिकारी हो या बिहार के अंतर्गत जो 7 फेज की भर्ती होनी है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं जो BPSC जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, मैं प्यारे दोस्तों बारी बारी से आपको इस सीरीज़ में लेके आऊँगा। तो अपने आप में हम यहाँ पे 50 क्लासें लेंगे, और इस 50 क्लासों में पूरे हिंदी के वे तमाम टॉपिक जो किसी भी टीचिंग और नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हम कंप्लीट कराएंगे, और क्वेश्चनों का भी अपना लेवल होगा। आज का हमारा टारगेट ये है कि जो 50 क्वेश्चन इसके अंतर्गत हैं अलग अलग टॉपिकों के, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर ये आपके सही हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। बाकी जो 10 क्वेश्चन गलत हुए पेपर में तो वो भी आएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास वक्त है, समय है उन तमाम चीज़ों को क्लियर करने का, जिसकी वजह से भी 10 क्वेश्चन आपके कई बार गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दृढ़ रंक अकिंचन किसके पर्यायवाची है। तो यहाँ पर अपने आप में कई बार जो अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची होते हैं, अगर हम उन दोनों टॉपिक को एक साथ करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले अगर मैं शब्दावली की बात करूं जिसके अंदर पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके बाद शुद्ध वर्तनी, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ये सारे शब्दावली के टॉपिक हैं। तो शब्दावली के टॉपिक में सबसे पहले आपको अनेकार्थी शब्द पढ़ने चाहिए, उसके बाद फिर पर्यायवाची, उसके बाद में फिर प्यारे दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके बाद में फिर आपको विलोम शब्द और फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो यहाँ पर ये दृढ़ रंक और अकिंचन इसी सेंस में प्रयोग होने वाला, इसमें से 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन दिया गया है जो कि इसका अनेकार्थी भी है और साथ के साथ हम उसको पर्यायवाची अर्थात समानार्थी भी कहेंगे। तो तुच्छ अपने आप में होता है जिसका कोई महत्व ही ना हो, और यहाँ दृढ़ और गरीब, रंक भी हम गरीब को कहते हैं, अकिंचन भी हम गरीब को कहते हैं। इनमें अकिंचन जो आया है हम उसे कहते हैं जिसके पास आए हुए अतिथि का सत्कार करने के लिए भी थोड़ा बहुत भी धन ना हो, अर्थात गरीबों में जो सबसे गरीब होता है वो अकिंचन कहलाता है। जो आए हुए अतिथि का सत्कार ही ना कर पाए उसको हम अकिंचन कहते हैं। रंक उसे कहते हैं जो अपना पालन पोषण ही ना कर पाए, जो अपना पालन पोषण ना कर पाए, अपने खाने पीने की रहने की व्यवस्था ही ना कर पाए, उसको हम रंक कहते हैं। दृढ़ उसको कहते हैं जिसके पास दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से अपना ही गुजारा कर पाता है, वो कहलाता है दृढ़। और प्यारे दोस्तों उसी का ही समानार्थी पर्यायवाची शब्द यहाँ क्या प्रयोग हुआ है, गरीब। तो मान के चलो आपको रंक अकिंचन का नहीं पता था, दृढ़ का पता था, तो उसके आधार पर भी आप यहाँ पे आंसर बता सकते हो। उच्छ्वास किसका विलोम है, श्वसन का, श्वास का, परश्वास का या फिर निश्वास का। उच्छ्वास का मतलब होता है ऊपर की ओर जो हम श्वास लेते हैं उसको उच्छ्वास कहते हैं। संस्कृत के अंतर्गत जो उपन्यास होते हैं प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, उनको हम निश्वास में विभक्त करते हैं, और संस्कृत के अंदर जो आख्यायिका होती है उनको हम उच्छ्वासों में विभक्त करते हैं। तो उच्छ्वास शब्द का प्रयोग किसी भी छोटी घटना को अलग अलग भागों में बांटने को भी हम उच्छ्वास कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए भी आता है, अर्थात छोटी घटना को अलग अलग भागों में बांटना उच्छ्वास कहलाता है। उपन्यास की
के जो अलग अलग भाग होते हैं, अंग होते हैं, उसको हम निश्वास कहते हैं। और जब हम इनकी शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं तो उच्छ्वास का मतलब होता है ऊपर की ओर श्वास, और निश्वास का मतलब होता है बिना श्वास का। तो राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का डी। इसके बाद डिस्काउंट का अर्थ बताइए क्या होता है। कई बार प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है, पदनाम शब्दावली पूछी जाती है इसके साथ अलग अलग एग्जामों में। और ये आपको ध्यान रखना, DSSS के कई एग्जामों के अंतर्गत इंग्लिश का दे के हिंदी में और हिंदी का दे के इंग्लिश में शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। तो यहाँ डिस्काउंट का अर्थ क्या है? चट्टा, लट्ठा, भट्टा या फिर बट्टा। बट्टा कहते हैं डिस्काउंट अर्थात छूट को। इसी बट्टे के लिए एक समानार्थी शब्द है छूट। तो इस छूट को हम क्या कह रहे हैं? डिस्काउंट। नूतन का विलोम बताइए। नूतन कहते हैं जो एकदम नया हो, फिलहाल का हो, ठीक है, वर्तमान का हो, उसको हम कहते हैं नूतन। और इसमें से प्राचीन, अधुनितन, नवीन या पुरातन, तो नूतन का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? पुरातन। नवीन का प्राचीन होगा, लेकिन नूतन का क्या होगा? पुरातन। क्योंकि उसी नूतन के अंतर्गत प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का मतलब होता है प्राचीन, पूरा काल, प्राचीन काल। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी। वाक्य में जिस अंग में क्रिया, कर्म आदि होते हैं उसे कहते हैं। वाक्य में जिसमें क्रिया, कर्म आदि होते हैं तो वाक्य के उस भाग को हम उपवाक्य कहेंगे नहीं। जो बाद वाली चीज़ें पहले पे डिपेंड हो उसको हम उपवाक्य कहते हैं, जिसको सब सेंटेंस भी कहा जाता है। विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है। विधेय उसे कहते हैं जो वाक्य में क्रिया वाला भाग होता है, तो उसी के अंदर कर्म भी होता है। तो वाक्य में क्रिया और क्रिया से जुड़े हुआ जो भाग होता है उसको कहते हैं हम प्यारे दोस्तों विधेय। और वाक्य में कर्ता और कर्ता से जुड़ा हुआ जो भाग होता है उसे कहते हैं उद्देश्य। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य जिसको कर्ता वाला भाग कहते हैं, एक होता है विधेय जिसको क्रिया वाला भाग कहते हैं। तो सेंटेंस में कर्ता और क्रिया वाले भाग ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए क्रिया वाला भाग जिसमें कर्म भी होता है साथ में वो विधेय कहलाता है, और कर्ता वाला भाग को हम उद्देश्य कहते हैं। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। यण संधि वहाँ होती है जहाँ शब्द के बिल्कुल बीचों बीच यह हो, रे हो या वह हो और इनसे पहले कोई आधा व्यंजन हो। इनसे पहले क्या होना चाहिए? आधा व्यंजन, अर्थात स्वर रहित व्यंजन। अगर यह, रे, ले, वे से पहले कोई आधा व्यंजन है तो वे सारे यण संधि के उदाहरण होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसमें बीच में वह है, पहले आधा से, इसमें भी बीच में वह है, ठीक है, पहले आधा है, इसमें भी बीच में प्यारे दोस्तों यहाँ रह है, यह है, और उससे पहले ये आधा रह है। लेकिन यहाँ पर ये अपने आप में सार्थक शब्द नहीं है, बाकी तो सार्थक शब्द थे। ये जो बने हैं हमारे, ये किस किस से मिलके बने हैं? ये बना है हमारा 20 और 21 से। ये किससे मिलके बना है? 20 और 21 से। ये किससे बना है हमारा? ये परि और आवरण से मिलके बना है। इसे किससे मिलके? परि और आवरण। और ये किससे मिलके बना है? ये बना है हमारा परि और आप्त से मिलके। ठीक है, तो इसमें परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, तो यहाँ पे ई और आ मिलके या बना, ई और आ मिलके या बना, यहाँ ए और आई मिलके यहाँ प्यारे दोस्तों वही बना। तो ये अपने आप में यहाँ सार्थक शब्द नहीं है। बाकी तीनों संधि यण संधि के उदाहरण हैं, लेकिन इसमें यण संधि नहीं है। चौमासा शब्द में कौन सा समास है? चौमासा शब्द में समास, अव्ययी भाव समास तो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पहले अव्यय शब्द नहीं है, अविकारी शब्द नहीं जिसको हम अव्यय या निपात कहते हो या उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पहला शब्द उपसर्ग होगा, निपात होगा, अव्यय होगा, वही अव्ययी भाव होता है। द्वंद्व समास इसलिए नहीं कि दोनों शब्दों की प्रधानता नहीं है। तो द्विगु समास इसलिए है कि पहला शब्द यहाँ संख्यावाची है। तो राइट आंसर हो गया आपका सी है। तमाम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे दिया है। तो कुल मिला के ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो आपसे प्रश्न पूछे गए जिन टॉपिक की, उन टॉपिक की मैक्सिमम बच्चों की तैयारी है, लेकिन शब्दावली वाले कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने गलत किए हैं, वो भी कुछ बच्चों ने। तो न्यायिक शब्द का सही विश्लेषण कीजिए। तो ये विश्लेषण के रूप में क्या पूछ रहा है आपसे? संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो यहाँ संधि विच्छेद में दोनों का अर्थ होना चाहिए। तो जहाँ दोनों का, यहाँ न्याय का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हमने माना एक तो प्रत्यय उसका अर्थ नहीं होना, लेकिन यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे इसका प्यारे दोस्तों ये कोई प्रत्यय नहीं है। यहाँ न्याय और एक मिलके क्या बन गया? न्यायिक। ऐसे व्याकरणिक भी शब्द बनता है।
तो यहाँ व्याकरण और इक मिलके व्याकरणिक शब्द बनता है। तो ये न्यायिक और व्याकरणिक ये दोनों ही पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। अर्हता का विलोम शब्द बताइए। वीरता, सनहर्ता, प्रतिहर्ता। अन उपसर्ग का प्रयोग कर दिया हमने इसमें संस्कृत का, क्योंकि तत्सम शब्द है। तो जैसे अनुचित में प्रयोग करते हैं, अनधिकार में प्रयोग करते हैं, अनस्व में प्रयोग करते हैं, ऐसे लिए इसमें यहाँ पे जब हमने प्यार दोस्तों अन और हरता, तो इधर से आधा न और ए मिल के पूरा न बन गया। राइट आंसर हो गया आपका सी है। इलेक्ट्रोड का हिंदी अर्थ बताइए क्या होता है। तो क्या किसके लिए प्रयोग करते हैं? निर्वाचक मंडल के लिए। तो ये शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? निर्वाचक के लिए। राइट आंसर हो गया आपका ए। आकाश टूट पड़ना, तो यहाँ पर जो शब्द दिया है ये क्या है हमारा यहाँ? आकाश। तो आकाश टूट पड़ने मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या है आकाश टूट पड़ना? तो राइट आंसर है अचानक तूफान आना, अचानक विपत्ति का आना, अर्थात अचानक समस्या का खड़ा होना क्या कहलाता है? आकाश टूट पड़ना। राइट आंसर हो गया बी है। भाव आगमन का सही संधि विच्छेद कीजिए। दोनों का मीनिंग ढूंढो। इसका मीनिंग नहीं होता है, यहाँ इसका भी मीनिंग नहीं है, ये छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ नहीं आता है। यहाँ भान का भी कोई अर्थ नहीं है, तो बच क्या गया आपका बी, भानु और आगमन। तो इस भानु शब्द से हमने ऊ लिया और आगमन का प्यारे दोस्तों हमने आ लिया। तो इस ऊ और आ से, इससे हमने ऊ लिया, इधर से हमने आ लिया, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? वाह। तो इस भानु में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब ऊ ले लिया तो आधा न बचा, आ ले लिया तो इधर गमन बचा, और इनको आपस में मिलाएंगे ऊ और आ को, तो ये क्या बन जाएगा? भानुवा आगमन। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। प्राचीन का विलोम शब्द बताइए। प्राचीन, नया, प्रागे ऐतिहासिक, पुराना या अर्वाचीन। तो नए का पुराना होता है या पुराने का नया होता है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। प्रागे ऐतिहासिक का मतलब होता है ये जो शब्द बना है ये प्राक और ऐतिहासिक शब्द से मिलके बना है, और ऐतिहासिक जो शब्द है हमारा प्रागे ऐतिहासिक, और ये ऐतिहासिक शब्द इतिहास में एक प्रत्यय लग के बना है। तो यहाँ प्राक का अर्थ होता है पहले का, जो पुराना इतिहास है प्रागे ऐतिहासिक। तो प्राचीन का क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। प्राचीन का अर्वाचीन मतलब अभी अभी का, फिलहाल का, नया एकदम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्वाचीन। राइट आंसर डी। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। वाक्य किस प्रकार का है? राधा नाचती थी एक सरल वाक्य है, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं दूसरा सरल वाक्य है, और के द्वारा दोनों को जोड़ दिया। जब भी दो वाक्यों के बीच में और आ जाए, आंखें बंद, क्या कहलाएगा प्यार दोस्तों? संयुक्त वाक्य। वो क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। राइट आंसर हो गया आपका ए। वाह कैसा नैना विराम दृश्य है। नैना विराम मतलब जो नैन को बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर विषम्य बोधक लगा हुआ है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका विषम्य बोधक अव्यय। तो यहाँ इसी को संबोधन बोधक अव्यय भी कहते हैं, जो मनोभावों को, मनोविकारों को प्रकट करने के लिए हम करते हैं आश्चर्य को, और ये अपने आप में यहाँ हर्ष, आश्चर्य, शोक, ग्लानि, घृणा, संबोधन, आशीर्वाद को प्रकट करने के लिए हम विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वह कैसा नया नई विराम दृश्य है, तो विषम्य बोधक वाक्य हुआ। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों में से एक भेद है। अपराधी का विलोम बताइए। अपराधी, निरअपराधी, क्योंकि इसमें लग जाएगा यहाँ पे निर, और यहाँ से आ जाएगा प्यारे दोस्तों आपका अपराध शब्द। तो ये रे और ए मिलके, आधा रे और ए मिलके ये क्या बन जाएगा? रे। तो इसलिए निरापराध नहीं होता है, शुद्ध वर्तनी भी निरअपराध ही होता है। राइट आंसर ए। ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, और कहीं पर यहाँ पे हम वर्तनी इसको सही मान लेते हैं, निरअपराध, कई बार निरअपराधी। तो ये दोनों ही गलत है, क्योंकि इसमें आधा रे और ए आएगा तो रे बनाएगा, आ नहीं बनेगा। तो इसीलिए निरअपराध वर्तनी भी सही है, और ये अपराधी का विलोम शब्द भी है। राइट आंसर हो गया आपका ए। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है, बिल्कुल क्रिया की विशेषता बताई जा रही। विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम और संज्ञा। राइट आंसर है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहाँ न पहुँचे रवि, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ
रवि की रोशनी, सूरज की रोशनी, प्रकाश नहीं पहुंच पाता, कवि वहां तक कल्पना कर लेता है, तो ये क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। पाश्चात्य का विलोम शब्द बताइए। पाश्चात्य जो पश्चिम का हो, पश्चिम से संबंध रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है, जिसको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। पाश्चात्य का जो विलोम शब्द है वो पूर्वात्य होता है, पूर्व से संबंध रखने वाला पूर्वात्य, पश्चिम से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? पाश्चात्य। राइट आंसर हो गया आपका डी है। परवाल किसका पर्यायवाची है? बहस, गूंगा, पागल या मूंगा? तो परवाल मूंगा का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची है। राइट आंसर हो गया आपका डी। पत्थर के पर्यायवाची नहीं है। जब भी प्रश्न के अंदर नया ना नहीं दिया हो तो आपकी कोशिश ये रहनी है जब ऑनलाइन एग्जाम हो कि आपके जहन में, आपके ब्रेन में वो नहीं जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आंसर आपका अलग आएगा। जब ऑफलाइन पेपर होता है तो या तो आप उस नहीं को प्यारे दोस्तों सर्कल करो या फिर उस नहीं को अंडरलाइन करो, तभी राइट आंसर आप दे पाओगे। क्योंकि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, उपल भी है और पान भी। आप इसमें बहुत गलत करते हो। उपल का जो अर्थ होता है प्यारे दोस्तों वो होता है पत्थर, और एक होता है उत्पल। एक क्या होता है? उत्पल। तो ये उत्पल जो होता है ये कमल के लिए आता है, अरविंद के लिए आता है, तो ये ध्यान रखना है। उपल का अर्थ पत्थर होता है, उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल। तो दोनों में अंतर कई बार इसी में कन्फ्यूज होता है। तो उपल और पहन दोनों पत्थर के पर्यायवाची है। पाषाण और उपल दोनों पर पत्थर के पर्यायवाची है। शिलाखंड और पहाड़ ये पत्थर के पर्यायवाची नहीं है। पाषाण और पत्थर ये दोनों के दोनों पत्थर के पर्यायवाची है। तो राइट आंसर जो नहीं है वो है हमारा सी, शिलाखंड। शिला कहते हैं पत्थर को, खंड उसके टुकड़े को, पत्थर का टुकड़ा, और पहाड़ पत्थर के पर्यायवाची नहीं है। सूगा किसका पर्यायवाची है? तोता, हिरण, कबूतर और मोर। तो मोर को मयूर भी कहते हैं, कबूतर को कपोत कहते हैं, हिरण को मर्ग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ सूगा कहते हैं तोते को। और इसी से प्यारे दोस्तों सुख शब्द बना है। तो ये जो सुख है, सुख से बन गया सूगा, ठीक है। और इसी को हम किस रूप में प्रयोग करते हैं? तोते के रूप में। ये सब तोते के पर्यायवाची है। सुख, सुख मतलब भी तोता ही होता है। तत्सम है ये प्यारे दोस्तों, अर्ध तत्सम है, ये यहाँ तद्भव शब्द है हिंदी में, तोता शब्द। दसवार का सही समास विग्रह कीजिए, ठीक है। घोड़े पे सवार, घोड़े में सवार, घोड़े पर सवार, घोड़ा और सवार, घोड़ा सवार। तो यहाँ राइट आंसर, एक तो वर्तनी में यहाँ बिंदी लगेगी क्योंकि हम अंत में जब भी इस डे का और ढय का प्रयोग किसी शब्द के बीच में अंत में कर रहे हो तो हमेशा उसको ताड़नजात वर्ण उत्क्षेपित व्यंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसमें बिंदी लगा के प्रयोग किया जाता है। तो दसवार का अर्थ होता है घोड़े पर सवार। तो ये कारक चिन्ह जो होते हैं, ये उचित कारक चिन्ह का प्रयोग होगा तभी समास विग्रह प्यारे दोस्तों सही होगा। राइट आंसर हो गया बी। इसके बाद यहाँ पे इसका हिंदी में अर्थ बताइए क्या होता है? विज्ञप्ति, समाप्ति या फिर अनुज्ञप्ति। तो अनुज्ञप्ति क्या होता है प्यारे दोस्तों? ठीक है, तो इसको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पदनाम शब्दावली के होते हैं, प्रशासनिक शब्दावली के होते हैं, या फिर प्यारे दोस्तों जो कार्यालय हमारी हिंदी होती है उनमें हम इन शब्दों का प्रयोग इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं। मेंढक के पर्यायवाची बताइए क्या होता है? हरी, पालक, सालूर, लातूर, दादुर, केहिर, मुंडक या फिर वर्षाभू। तो यहाँ पर जो मेंढक के पर्यायवाची दिए हैं वो हैं मंडूक, संस्कृत में बोलते हैं मेंढक को। वर्षाभू, वर्षा कहते हैं बरसात को, भू कहते हैं जन्म लेना, पैदा होना, उत्पन्न होना। जो वर्षा में होते हो, वर्षा में जो प्रकट हो जाते हो तो वो वर्षाभू कहते हैं। तो मेंढक हमेशा आपने देखा होगा बरसात के समय में टरटर की आवाज़ ज़्यादा निकालते हैं। और ये मंडूक तत्सम शब्द है किसका? मेंढक। इस मंडूक से ही वो मेंढक शब्द बना है। राइट आंसर हो गया डी। इंटरव्यू का हिंदी अर्थ बताइए क्या है? इंटरव्यू को साक्षात्कार भी कहते हैं और इंटरव्यू को भेंट वार्ता भी कहते हैं। तो अंतः संबंध नहीं होता है इंटरव्यू, परामर्श भी नहीं होता है, विचार विमर्श भी नहीं है, भेंट वार्ता। और इसी का ही दूसरा जो मीनिंग होता है हिंदी में इंटरव्यू को साक्षात्कार भी कहते हैं। ठीक है, जो आमने सामने बैठ के चर्चा हो उसको साक्षात्कार कहते हैं। तो भेंट वार्ता भी आपस में मिलना, अर्थात किसी पर्टिकुलर अलग अलग बिंदुओं से संबंधित विषयों पर क्वेश्चन आंसर होना भेंट वार्ता, साक्षात्कार और इंटरव्यू कहलाता है।
विधेय के अंतर्गत क्या आता है, कर्ता नहीं आता, कर्ता तो उद्देश्य के अंदर आता है। क्रिया आती है, कर्म आता है, तो कर्म और क्रिया राइट आंसर डी हो गया, क्योंकि यहाँ दोनों दे दिया। तो क्रिया और कर्म दोनों विधेय के पार्ट होते हैं। कर्ता और कर्ता से जुड़े हुआ सेंटेंस में भाग हमेशा किसका होता है प्यारे दोस्तों, उद्देश्य का होता है। निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है, सही जोड़ा नहीं है। ममता, ठीक है, घृणा, निर्दय, सैदय, ये भी सही है, ये भी सही है। मधुर, कटु, ये भी सही है, कटु कड़वा, मधुर मीठा, ठीक है। याचक, जाचक, तो याचक का जो जाचक है ये अपने आप में गलत दिया है, तो जो सही युग्म जोड़ा नहीं है वो है आपका डी में। केतु का अर्थ बताइए। केतु झंडे को कहते हैं, पताका को कहते हैं, ध्वज को कहते हैं, निशान को भी केतु कहते हैं। तो मशीन है, राइट आंसर हो गया आपका ध्वज। झंडा, निशान भी कहते हैं केतु को, राइट आंसर हो गया हमारा बी। लहर का पर्यायवाची नहीं है भंवर, तो भंवर लहर का पर्यायवाची, विची भी लहर का पर्यायवाची है, तरंग भी है, हिलोल भी लहर का पर्यायवाची है, लेकिन जो भंवर है वो लहर का पर्यायवाची नहीं है, राइट आंसर हो गया आपका ए है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। ठगा जाना, लज्जित होना, प्रसन्न होना या अमर होना। लज्जित होने का मतलब क्या होता है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। तो 30 का राइट आंसर हो गया बी। मेरी माँ खाना बना रही है वाक्य में कर्ता का विस्तार बताइए। मेरी माँ खाना बना रही है वाक्य में कर्ता का विस्तार। तो कर्ता के लिए जो शब्द आता है, जैसे माँ यहाँ कर्ता है, ठीक है, यहाँ प्यारे दोस्तों बना रही है, यहाँ क्रिया है, तो क्रिया के लिए जो एक कर्म आया है वो खाना है, तो ये खाना कर्म है, बना रही क्रिया है, तो ये कहलाया आपका विधेय, और ये कहलाया आपका विधेय का विस्तार, ये कहलाया आपका उद्देश्य, और ये कहलाया आपका उद्देश्य का विस्तार। यही वो पूछना चाह रहे हैं कि वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या है, तो कर्ता का विस्तार यहाँ पे मेरी है, तो राइट आंसर हो गया आपका सी। सर्वरी किसका पर्यायवाची है, रात्रि का एक पैर, रात्रि के 4 पैर में से प्यारे दोस्तों एक पैर होता है सर्वरी, जैसे संध्या है, विभावरी है, निशा है, ठीक है, सर्वरी है। तो रात्रि को ही हम क्या कहते हैं कि एक पैर को 4 पैर में से सर्वरी कहते हैं। तबले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। केवल बाहरी दिखावा, जैसा चाहा वैसा हो गया, अवसर चूकने पर पछताना व्यर्थ है, अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और, उसको कहते हैं तबले की बला बंदर के सिर, राइट आंसर हो गया डी। तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तदित प्रत्यय का जो हम प्रयोग करते हैं वो संज्ञा शब्दों में होता है, सर्वनाम शब्दों के बाद में तदित प्रत्यय का प्रयोग होता है, और विशेषण शब्दों के बाद तदित प्रत्यय का प्रयोग होता है। जहाँ तदित प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता वो होते हैं क्रिया। तो यहाँ पर हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में तदित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्रिया के साथ में जो प्रत्यय का प्रयोग होता है उस प्रत्यय को बोलते हैं हम प्यारे दोस्तों कर्त प्रत्यय। क्या कौन सा प्रत्यय होता है, कर्त प्रत्यय। तो क्रिया के साथ कर्त प्रत्यय। अच्छा अपने आप में विशेषण है, बुरा भी विशेषण है, भला भी विशेषण है, इन तीनों में तदित प्रत्यय का प्रयोग होगा, और जिसमें नहीं होगा वो है सिलाई, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, क्रिया है, इसीलिए राइट आंसर हो गया आपका डी। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, तो अन उपसर्ग किस में नहीं है, अन और आदर मिलके क्या बन जाएगा, अन और आदर मिलके बनेगा अनादर। यहाँ पे प्यारे दोस्तों इसमें अन और यहाँ पे अभ्यस्त मिलके अनभ्यस्त, जिसको अभ्यास नहीं है, और यहाँ पे अन और आदि मिलके क्या बन जाएगा, अनादि। लेकिन अनपढ़ जो बना है वो इस वाले अन और पढ़ से बना है, ये हिंदी का उपसर्ग है, और ये तीनों के तीनों ये संस्कृत के उपसर्ग है। तो इसमें जब संस्कृत का उपसर्ग है तो ये तत्सम शब्द है, ये भी और ये भी, लेकिन अनपढ़ यहाँ तद्भव शब्द है। उसकी 2 पहचान हम कर सकते हैं। एक तो अन जो है अपने आप में ये हिंदी का उपसर्ग है, इसके नीचे हाँ हलंत नहीं आएगा, यहाँ ये आधा न है, यहाँ ये पूरा न है, तो इसमें यहाँ पे उत्क्षेपित ताड़नजात वर्ण भी लगा है, इसलिए भी ये तद्भव कहलाता है। तो राइट आंसर हो गया आपका सी, क्योंकि अन उपसर्ग से ये नहीं बना है। घन का अर्थ नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा गया है। घन का अर्थ घर तो ग्रह होता है, निकेतन होता है, आयतन होता है, निलय होता है, लेकिन यहाँ पे घर को हम घन नहीं कहते, यहाँ बादल को घन कहते हैं, घना को घन कहते हैं, घने जंगल, ठीक है। बड़े वाला हथौड़ा जो नींव भरने का काम आता है, मकान की जो नींव भरते हैं उसको भी हम घन कहते हैं, बड़ा हथौड़ा। तो ये घर के लिए घन का प्रयोग नहीं होता है। कौन सा विलोम युग्म सही है,
कवि कवितरी गलत है, योगी रोगी सही गलत है, विद्वान विदुषी ये भी है क्योंकि विदुषी में छोटा हुआ आएगा और यहाँ पे क्या है बड़ा, तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाता है, लेकिन वर्तनी सही होनी चाहिए। अत का अर्थ होता है प्रारंभ। अत का अर्थ क्या होता है? अत का अर्थ होता है दोस्तों प्रारंभ, और इति का अर्थ होता है समाप्त। तो इति का क्या होता है? समाप्त। इसीलिए प्रारंभ और समाप्त और अत और इति ये विलोम शब्द की दृष्टि से सही जोड़े हैं। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि का उदाहरण मत और एक मत, एक क्या दो मात्रा आई है, विश्वेक क्या दो मात्रा आई है, एक और एक दो मात्रा आई है, और दोनों में यहाँ सार्थक शब्द भी प्रयोग है, लेकिन इसमें यहाँ सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि ये वाला प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसीलिए ये सार्थक शब्द नहीं है, इसमें वृद्धि संधि नहीं है, बाकी तीनों सार्थक शब्द है से बने हैं, इसलिए वृद्धि संधि के उदाहरण है। खग का अर्थ नहीं है, खग बाण, आकाश, पक्षी और तारा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे प्यारे दोस्तों जो आसमान में चीज़ें दिखती है, उड़ती है, रहती है, उसको हम खग कहते हैं। बाण आसमान की तरफ जाता है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तारे आसमान में उड़ते हैं, लेकिन यहाँ आकाश को हम खग नहीं कहते। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी, खग का जो है यहाँ पे पर्यायवाची यथार्थ अर्थ नहीं है। तालाब का पर्यायवाची नहीं है, सर भी कहते हैं तालाब को, तड़ागा भी कहते हैं तालाब को, पुष्कर भी कहते हैं तालाब को, लेकिन यहाँ पर ये तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तड़ाग तालाब का पर्यायवाची नहीं, तड़ाग होता है, ये नहीं होता। राइट आंसर हो गया सी। वपु का पर्यायवाची बताइए। मैक्सिमम क्वेश्चनों का आज आप प्यारे दोस्तों सही आंसर दे रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ ज़्यादातर कुछ 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने बहुत कम बार सुने, पढ़े और लिखे हैं। अगर आप उनका शाब्दिक अर्थ सही तरीके से पता है तो फिर आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी यानी कि शब्दावली वाले क्वेश्चनों को गलत करने की आप प्यारे दोस्तों कभी भी हिम्मत नहीं करते हो। लेकिन जब शब्दावली के क्वेश्चनों को सीक्वेंस में ढंग से आपने पढ़ा हो कि सबसे पहले आप शब्द संधि को पढ़ो, फिर उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ो, फिर वर्तनी को पढ़ो, फिर आप अनेकार्थी पढ़ो, उसके बाद पर्यायवाची, तो अगर ये सीक्वेंस भी आप बना लो शब्दावली का तो भी आप बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। और कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जहां शब्दावली से, जिनकी मैं बात करता हूं, शब्दावली का मतलब क्या हुआ? शब्दावली का मतलब अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वर्तनी, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब शब्दावली का ही हिस्सा है, पार्ट है। और इससे हर पेपर में 3 से लेके 5 प्रश्न, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां यहाँ से प्रश्न ना पूछे जाते हो। इसलिए आज की क्लास में मेरा फोकस इस शब्दावली वाले पे था, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ जब भी मैं कोई क्लास लेता हूँ तो मैं कम से कम बच्चों को अपने क्लास से प्यारे दोस्तों 3 से लेके 5 क्वेश्चन की तैयारी मैं कराता हूँ। तो मेरी हर क्लास से आपके हर पेपर में 3 से 5 प्रश्न मिलने हैं, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ वपु पर्यायवाची की जगह वो समानार्थी शब्द का प्रयोग कर दे, हो सकता है यहाँ इसका एक पर्यायवाची दे के और दूसरे शब्द दे दें, लेकिन ये आएंगे जरूर, ये आपको ध्यान रखना है। तो वपु का पर्यायवाची द्रव्य, मन, तन या फिर धन। तो तन को हम क्या कहते हैं? वपु। इसी को कहते हैं हम शरीर। तन, शरीर, काया और वपु ये शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द है। दीर्घ काय किसका विलोम शब्द है? तो दीर्घ का काय जो बड़े शरीर वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ काय। छोटे शरीर वाला, कमजोर शरीर वाले को क्या कहते हैं हम? कर्स काय। काय मतलब शरीर, काया शरीर को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? विलोम शब्द। उल्टा पूछ रहा है तो कई बार हम गलती क्या करते हैं, विलोम शब्द में पर्यायवाची बता देते हैं। दीर्घ काय का ही जो है बड़ा हो गया, यहाँ पे ये मोटा हो गया, ठीक है। तो ध्यान रहता ही नहीं कि ये क्या पूछ रहा है, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द करते समय ये गलती आपको नहीं करनी है, एक बार वेरीफाई कर लेना है कि जो आप आंसर दे रहे हो वो क्वेश्चन के अनुसार भी है या नहीं। क्योंकि आप में से 100 बच्चों में से 6 बच्चे ये गलती करते हैं, जब आप पहले पर्यायवाची का क्वेश्चन करके आए हो और उसके बाद तुरंत वो विलोम शब्द दे देता है, तो आप दूसरे क्वेश्चन में भी आप पर्यायवाची ही कर बैठते हो, क्योंकि वो ऑप्शन में वहाँ होता है। विभाव का विलोम बताना क्या है? पराभव, छुराचार, वेभाव या उत्कर्ष। तो विभाव का क्या होता है? पराभव। वी उपसर्ग के स्थान पे परा उपसर्ग का प्रयोग करने पर अर्थ एकदम उल्टा हो जाता है। सुख का पर्यायवाची नहीं है, सुख तोते को कहते हैं,
जिसको सुगा भी कहा जाता है। तो यहाँ केकी है, सिखावल है, कलापी है, या फिर प्यारे दोस्तों यहाँ पे कीर। तो यहाँ पे सुक अर्थात तोते का पर्यायवाची क्या नहीं है, सिखावल है, कलापी है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, केकी भी है, लेकिन कीर सुक को नहीं कहा जाता। राइट आंसर डी। पल्लव, पर्ण और द्रुमतल किसके पर्यायवाची है, द्रुमदल। तो यहाँ मान के चलो आपको पल्लव का नहीं पता है, दुर्मुदल का नहीं पता है, पर्ण का पता है, पर्ण का अर्थ क्या होता है, पत्ता, तो आप उसी के आधार पे दो, जरूरी नहीं आपको तीनों पता हो। तो यहाँ पर्ण पत्ता, पत्ता तद्भव है, पर्ण संस्कृत का शब्द है क्योंकि अंत में नया आया है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण नया हो वे सारे तत्सम होते हैं। राइट आंसर हो गया आपका सी, पर्ण पत्ता, पल्लव भी पत्ता और दुर्मु दल भी पत्ता कहलाता है। दुर्मु कहते हैं पेड़ को, वृक्ष को, और वृक्ष का जो दल होता है वो पत्तों का समूह होता है अर्थात पत्ते होते हैं। राइट आंसर हो गया सी। अंग का अर्थ नहीं है, अंग का अर्थ क्या नहीं है, अंग का अर्थ शरीर भी है, अवयव भी है, अंश भी है, लेकिन अंग का अर्थ भाग्य नहीं होता है। शरीर अवयव और अंश होता है लेकिन भाग्य नहीं होता है। निम्न में से शुद्ध बताइए क्या है, स्वतंत्रता, उपलक्ष्य, उच्छल। शुद्ध का मतलब है कि आपसे शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। स्वतंत्रता ये गलत है, उपलक्ष्य ये भी गलत है, द्विधा ये भी गलत है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये जो शब्द है हमारा, ये उच्च और ये जो संखल बना है, इससे पहले ये एक कंडीशन थी, ये उत संखल, इससे ये शब्द बना है। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये, तीसरी में जाके ये शब्द बना है। रूल है, व्यंजन संधि का नियम है, यदि तय के बाद में प्यारे दोस्तों ये वाला से आता है तो तय का च में परिवर्तन होता है। तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, च में, और इस वाले से का परिवर्तन किस में हो जाता है, इस वाले छ में। तो ये नियम है, रूल है। ऐसे ही उच्छ्वास शब्द भी बना है, उच्छ्वास जो शब्द बना है वो भी सेम इसी कंडीशन से बना है। ये उच्च और प्यारे दोस्तों किस में, श्वास में, ये संधि विच्छेद। इससे पहले ये क्या था आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे इसको इसी रूप में अलग कर लिया पहले, और अब फिर यहाँ पे जो कंडीशन है हमारी वो क्या है, उत और श्वास। तो यहाँ पे भी वही आया, तय के बाद में अगर से आता है तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इस वाले तय का च में और इस वाले से का छ में परिवर्तन हो जाता है। ये आधा है तो आधे में बदलेगा, पूरा है तो पूरे में बदलेगा। राइट आंसर हो गया आपका सी। ए प्रत्यय से बना शब्द बताइए कौन सा है। ए मानवीय में तो ई लगा है, ठीक है, दानव में ए है, तो पांडव है, दानव है, इनमें ए प्रत्यय, ये बहुत पूछे जाते हैं। एक तो दानव जो शब्द है, एक प्यारे दोस्तों पांडव है, तो इन दोनों में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। एक यादव भी है, यादव भी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इन तीनों में जिस प्रत्यय का प्रयोग है वो प्रत्यय हमारा क्या है, ए। तो ये यादव है, पांडव है, दानव है, तो राइट आंसर है ए प्रत्यय का प्रयोग। तरंग का अर्थ नहीं है, तरंग का अर्थ उमंग है, स्वर, लहरी, लहर या फिर सागर। तो यहाँ तरंग का अर्थ नहीं है पूछा। तरंग का अर्थ लहर भी होता है, ठीक है, इसके बाद स्वर लहरी भी होता है, उमंग भी होता है, लेकिन सागर नहीं होता। सागर समुद्र का पर्यायवाची होता है। इंद्रा, इंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है, किसमें इंदा का प्रयोग नहीं है। शर्म में इंदा लगाएंगे तो शर्मिंदा बन गया है, चुन में इंदा लगाएंगे चुनिंदा, बास में इंदा लगाएंगे तो बासिंदा। लेकिन यहाँ गोविंदा में इंदा का प्रयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल शब्द जो है उसमें इंदा प्रयोग करके हम नहीं बना सकते। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, गोविंद में दा यहाँ प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर हो गया आपका डी। तो प्यारे दोस्तों ये थे आपके शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य और तमाम जो टॉपिक हैं हमारे हिंदी के उससे जुड़े हुए बेहतरीन 50%। तो आपको ध्यान रखना है, एक ही तरीके से मैं तमाम जो पूरी हिंदी की तैयारी है वो नहीं कराता हूँ। हर तरह के क्वेश्चंस का लेवल, हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी, हर टॉपिक को टच करके जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम अपना पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से इन मॉक टेस्ट के माध्यम से पूरा कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि 40 क्वेश्चंस आपके सही होंगे। तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए।
कराइए कि आपके प्यारे दोस्तों कोशिश कीजिए कि जब क्लास रिकॉर्डिंग हो जाती है उसके बाद जो कमेंट होते हैं वो मैं देख पाता हूँ। अब तो बहुत सारे बच्चे जब एक साथ जुड़ते हैं तो बहुत कम कमेंट ही हम पढ़ पाते हैं, ले पाते हैं। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपका स्कोर क्या रहा, ताकि मुझे पता चले कि जो टॉपिक आज मैंने लिए उसमें आपकी तैयारी कैसी है। अगर उसमें तैयारी आपकी ठीक ठाक नहीं है तो फिर मेरे पास एक इलाज ये है कि जो मैंने सीट बनाई है कुछ शब्दावली की, उनकी सीट को मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर करूँ, ताकि आप शब्दावली को एक नहीं बल्कि 2 बार अपने लेवल पे भी सेल्फ स्टडी के माध्यम से ज़रूर पढ़ें। क्योंकि शब्दावली का रोल 3 से 5 क्वेश्चन का हर पेपर में बना रहता है, और मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं हर क्लास में 3 से 5 प्रश्नों की तैयारी आपकी कराऊं। तो सिलेक्शन दरबार सीरीज है, आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप में से बहुत सारे बच्चे नए हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। हिंदी में ज़्यादातर चीज़ें चेंज नहीं है, जो टीचिंग एग्जामों में है वही नॉन टीचिंग में है, जो नॉन टीचिंग में पूछी जाती है हिंदी वही टीचिंग के एग्जामों में पूछी जाती है। बस कई बार क्वेश्चंस की जो वेराइटी और लेवल है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर मैं रस की क्लास लूँगा प्यारे दोस्तों, सही 9 बजे हम लाइव होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये 15वीं क्लास है, इससे पहले हमारी 14 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने अलंकार वाला टॉपिक इससे पहले वाली क्लास में लिया। तो सिलेक्शन दरबार सीरीज में 60% 60 मिनट में हम कराएंगे आज शाम को 9 बजे। तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो आप प्यारे दोस्तों सिलेक्शन दरबार जो टेलीग्राम है इससे जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर ही मैं शब्दावली की कुछ सीट कुछ PDF आपको दे रहा हूँ, ताकि यहाँ जो हमने क्वेश्चन कराए उसके अलावा भी आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से यहाँ इस टेलीग्राम से वो सीट निकाल के आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखें। शब्दावली हिंदी का एक बड़ा प्यारे दोस्तों यूनिट है, शब्दावली एक हिंदी का एक बड़ा ग्रुप है, यहाँ से 3 से 5 पर्सन आने हैं। तो वो सीट PDF के लिए प्यारे दोस्तों आप सिलेक्शन दरबार जो टेलीग्राम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया गया है उस लिंक से पहुँचिए आप टेलीग्राम पर, और वहाँ प्यारे दोस्तों शाम को 10 बजे में दोबारा से पूरी शब्दावली की आपको PDF दे रहा हूँ। उससे बाहर शब्दावली का एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी बच्चों को भी जोड़िए, ताकि बड़ी संख्या में हम आपस में जुड़ के एक अच्छी तैयारी कंटिन्यू हम करते रहें। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। दोबारा से फिर सिलेक्शन दरबार सीरीज 60% 60 मिनट में आज हम प्यारे दोस्तों रस के बारे में तमाम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, ताकि रस, छंद और अलंकार जो काव्य के 3 टॉपिक पूछे जाते हैं वहाँ से भी हम क्वेश्चन सही करें।